हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इनर्जी सेक्टर से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा, जो कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न है कि जो इनर्जी सेक्शन है वह बीपीएससी मेंस सिलेबस में किस प्रश्न पत्र में कहाँ पर यह सिलेबस में शामिल है। तो जो इनर्जी सेक्टर है वह जीएस पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सेक्शन 3 में शामिल है। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत सेक्शन 3 में, उसके अंतर्गत ऊर्जा टॉपिक जो है वह सिलेबस में शामिल है। तो आज का हमारा मॉडल आंसर का यही टॉपिक है। अगर इनर्जी सेक्टर से प्रश्न आते हैं तो प्रश्न मुख्यतः दो एस्पेक्ट्स में आपको पूछे जाएंगे, दो परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला संदर्भ रहेगा वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी से हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है न्यूक्लियर एनर्जी या फिर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, यह काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। लेकिन हाल के वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा भी बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने यहाँ पर आज का हमने मॉडल आंसर के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा को शामिल किया है। हमारा प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यानी कि सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा की परिभाषा को देखेंगे कि आखिर गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, इन स्रोतों के विकास से संबंधित भारत की कार्यनीति एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि इन स्रोतों के विकास से भारत का आर्थिक विकास क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करते हुए हो सकता है। यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। हमने इसे डायनामिक इसीलिए बनाया चूँकि जब मॉडल आंसर के रूप में मैं डिस्कस करूं तो गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित विभिन्न पहलुएं यहां पर डिस्कस हो जाए तो आपको वहां पर सुविधा होगी, टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं, अभी मॉडल आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उससे बाहर की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले यह देखते हैं कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक ऊर्जा जो है वह परंपरागत है और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा यानी कि जिसे एक बार यूज कर लिए तो वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसे फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कोयला का जो भंडार है, यहाँ पर एग्जाम्पल से लिखकर समझते हैं। जैसे कोयला का जो भंडार है, आप एक बार कोयला को यूज कर लेंगे तो वह उसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। लकड़ी का यूज कर लेंगे, पेट्रोल का यूज कर लेंगे तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यह है परंपरागत, जिसे आप एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा। सूर्य की रोशनी हमें प्रतिदिन प्राप्त होती है। एक दिन अगर हम सूर्य की जो रोशनी है उससे हमने सौर ऊर्जा को डेवलप कर लिया तो फिर अगले दिन उससे हम उतना ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह है गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यह है ऊर्जा के दो रूप हैं, एक परंपरागत रूप है और दूसरा है गैर परंपरागत स्वरूप। तो आज का मॉडल आंसर आप प्रारंभ करते हैं। मॉडल आंसर के दौरान हम डिस्कस करेंगे, हमने की पॉइंट्स यहाँ देखा, गैर परंपरागत ऊर्जा की परिभाषा को देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण स्रोत को देखेंगे, भारत की इन क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या गैर परंपरागत ऊर्जा हमारी क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, इसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रीफ में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का जो पैटर्न होता है उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अवश्य शामिल किया जाता है। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में हम एनर्जी से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा एवं समृद्धि जुड़ी होती है। यानी कि ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि दोनों करने में सहायक होती है। सुरक्षा कैसे करेगी, तो न्यूक्लियर एनर्जी, आप समझ गए। समृद्धि कैसे करेगी, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मान लेते हैं कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अदर कंट्रीज़ को जो हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी जो है उसे हम दूसरे देशों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य की डेवलपमेंट जो है, अगर बिजली नहीं होगी
तो उद्योग धंधे वहाँ पर ठप हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की भी समृद्धि जुड़ी होती है। वर्तमान समय में देश में ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को संवहनीय मूल्य पर ऊर्जा आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा परंपरागत के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर भी बल दिया जा रहा है। यानी कि हम कोयला से भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कोयला का जो भंडार है वह सीमित है, वह कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन पवन ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है, ज्वारीय ऊर्जा जो है, ये सब इसके भंडार जो है वो असीमित हैं। लंबे समय तक भी इसे आप यूज करेंगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगा। तो भारत सरकार के द्वारा इन दोनों सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, किसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। हमने ऊपर बताया कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका नवीनीकरण संभव है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ये प्रकृति में असीमित होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, आप सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके अगर आज आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल सूर्य की रोशनी आपको प्राप्त नहीं होगी। कल पुनः सूर्य की सहायता से आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। हमने यहाँ पर संक्षेप में इसकी परिभाषा को देखा, संक्षेप में इंट्रोडक्शन को देखा। अब देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर हैं, इसका थोड़ा थोड़ा हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सौर ऊर्जा पर ध्यान देंगे। सूर्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश होने के कारण भारत में लगभग वर्ष भर सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है। अगर आप मैप को देखेंगे तो एटलस जब आप निकाल कर देखेंगे तो भारत उष्णकटिबंधीय देश है। यानी कि भारत में जो भी कंट्री उष्णकटिबंधीय देश होगा वहाँ पर सूर्य की रोशनी प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगी, और जब सूर्य की रोशनी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगी यानी कि वहाँ पर सौर ऊर्जा के जो उत्पादन होंगे उसके भंडार काफ़ी ज़्यादा व्यापक होंगे। वहाँ पर सौर ऊर्जा का व्यापक भंडार विकसित किया जा सकता है और भारत उन्हीं राष्ट्रों में से एक है। अतः सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2010 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी। सरकार के इनिशिएटिव देख रहे हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि हमने सौर ऊर्जा को समझ लिया। सरकार क्या कर रही है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो सबसे पहले 2010 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की। इसके तहत 2022 ईस्वी तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता वाले ग्रिड को स्थापित करना था। सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। आप देखे होंगे जब हाल ही में आईएसए का जब मीटिंग हुई थी, आईएसए यानी कि सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसमें सौर ऊर्जा का जो टोटल 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बात की गई, उसमें से 100 गीगावाट जो था वह सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसकी प्राप्ति के लिए रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम चलाया गया। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम क्या है, जैसे कोई ट्रेन है तो ट्रेन में नीचे पैसेंजर्स बैठकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सौर प्लेट लगा दिया गया और सौर ऊर्जा का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो छतें पर पूरी तरह से खुली हुई है, छतें हैं, और जो पूरी तरह खाली है, तो वहाँ पर आप सौर प्लेट को स्थापित करिए, वह रूफ टॉप होगा। क्योंकि उसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप पर वहाँ स्थापित होगा तो वह रूफ टॉप वह कार्यक्रम के तहत शामिल होगा। तो ऐसे कोई आप भी अपने घर में, कोई भी व्यक्ति अपने घर के ऊपर सौर प्लेट का यूज़ करके सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। इससे तो एक फ़ायदा यह होंगे कि देश को एनर्जी की प्राप्ति होगी, दूसरा व्यक्ति की अपनी व्यावसायिक इनकम भी वहाँ से हासिल हो सकती है। तो सरकार द्वारा रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम के जरिए विभिन्न कार्यालयों, सरकारी इमारतों, अनुपयुक्त भूमि, जो बंजर भूमि है, खाली भूमि है, तो वहाँ पर सौर प्लेट के जरिए भी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। फ्रांस के सहयोग से भारत द्वारा वर्ष 2015 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। हमने ऊपर डिस्कस किया।
कुसुम परियोजना के तहत खेत के मेड़ों पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। हमने सौर ऊर्जा जब डिस्कस किया तो उसकी परिभाषा को देखा और सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो जो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं उसे यहाँ पर हमने शामिल किया। इंटरनेशनल सोलर एलायंस को देखा, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का टारगेट रखा गया है। कुसुम परियोजना खेत की मेड़, चूंकि अब जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग बिलोंग करते होंगे वे देखते होंगे कि खेत में तो फसल का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन खेत की मेड़ें जो खाली रहती है उन मेड़ों पर सौर प्लांट वहां पर लगाया जाएगा और वहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी और दूसरा लाभ यह होगा कि खेतों की पटवन के लिए वहां से उसे सुविधा बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह है कुसुम परियोजना। तो हमने इसके अलावा भी कई सारे इनिशिएटिव है जो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है जिसके वेग से टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं खुला क्षेत्र है तो वहां पर पवन चक्की को स्थापित कर दिया गया और जब हवाएं तेज से चलेंगी तो वह पवन चक्की जो है वह घूमेगी और वहां टरबाइन की सहायता से वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वहां पर एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। तो भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। समुद्री तटों के किनारे चलती रेलगाड़ियां, सरकारी इमारतें व अनुपयुक्त भूमि में पवन चक्की लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए कि ये सारे जो एनर्जी हैं वो कितनी आसानी तरीके से इसका उत्पादन संभव है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई ट्रेन जो है वह चल रही है, ठीक है, नीचे यात्री बैठकर वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन जब चल रही है तो उसके छत पर पवन चक्की को लगाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रेन स्पीड में चलेगी तो हवाएं विपरीत दिशा से उसे लगेगी और जब हवाएं विपरीत दिशा से लगेगी तो वहां पर पवन चक्की के माध्यम से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, सरकारी इमारतें जो खाली है या फिर समुद्र तटों के किनारे जब हवाएं चलेंगी तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में 34 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख राज्य जो तटीय स्टेट ही प्रमुख हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ऐसे राज्य जो हैं वह प्रमुख हैं। पवन ऊर्जा में सरकार के कार्य क्या हैं वह देखते हैं। वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसकी प्राप्ति के लिए 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा की नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पर अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में यह सरकार की इनिशिएटिव है और वर्ष 2022 ईस्वी तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा में आएंगे। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न वाष्प द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं और चूंकि विद्युत वहन प्रणाली इससे काफ़ी ज़्यादा खर्चीली होगी तो इसीलिए इसका प्रयोग कम किया जा रहा है। लेकिन भारत में अगर देखें तो कुल 6 जगहों पर इसका उत्पादन संभव है, जिनमें लद्दाख का पूगा घाटी, कश्मीर का छुजुतांग, उत्तराखंड का तपोवन व तातापानी, ये सब प्रमुख है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसके अंदर याद रखिए। महत्वपूर्ण होंगे इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि गैर परंपरागत ऊर्जा को आपको विस्तृत वहां पर बताना होगा तो कई सारे ऊर्जा को यहाँ पर आपको शामिल करना होगा। अगला हमने समुद्री ऊर्जा को शामिल किया है। इसके अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और समुद्री जल के तापांतर से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होंगे। यहाँ पर एक बात आपको स्मरण रखनी होगी, समुद्री ऊर्जा के अंतर्गत 3 ऊर्जा आएंगे, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और समुद्री जल के तापांतर से उत्पन्न ऊर्जा, यह है समुद्री ऊर्जा। वर्तमान में केरल व तमिलनाडु में तरंग व ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा भी भारत के कई सारे क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, सुंदरवन और गंगा डेल्टाई क्षेत्र है, तो वहाँ पर समुद्री ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अगला है बायोगैस व बायोमास। इसे आप जानते होंगे। बायोमास का मतलब होता है जैविक मूल के गैर जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, जैसे शहरी कचरा है, सब्जी है, फल है, बागवानी कचरा इत्यादि से यह इसका प्रोडक्शन होता है।
लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से सफल नहीं होने के कारण इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है। फिर भी कुछ राज्यों में नगर निगम के द्वारा इसके लिए इनिशिएटिव उठाए गए हैं, बायोमास के प्लांट लगाए गए हैं। सूरत में, अहमदाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद आदि के फल मंडियों में भी छोटे छोटे बायोमास के प्लांट लगाए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए, यह तो बायोमास है। अब बायोगैस क्या है, तो आप जानते होंगे गोबर से प्राप्त गैस बायोगैस कहलाते हैं। गोबर का मतलब सिर्फ गोबर नहीं, जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से, ठीक है, जिसमें गोबर भी महत्वपूर्ण है, तो इससे प्राप्त ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर, हालांकि इसका अभी उतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापक संभावना को देखते हुए 1981-82 ईस्वी में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर हमने गैर परंपरागत ऊर्जा के विभिन्न बिंदुओं को देखा कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सेक्टर आते हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल भारत सरकार के द्वारा, हमने ऊपर कुछ कार्यक्रम भी देखा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, पवन ऊर्जा के तहत क्या क्या टारगेट रखे गए हैं। हमने सरकार के उपलब्धियों को ऊपर देखा कि सरकार के प्रयास इन क्षेत्रों में क्या किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 में COP21 के पेरिस समिट में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन को देखते हुए विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए विश्व के सभी राष्ट्रों ने यह निर्धारित किया था कि अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से करना चाहिए। भारत ने भी 2022 तक 175 गीगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो 175 गीगावाट है, जिसमें से 100 गीगावाट आपका सौर ऊर्जा है, 60 गीगावाट हमने डिस्कस किया पवन ऊर्जा में, और 10 गीगावाट जो है, 10 और 5 है वो शायद भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। आप इसे क्लैरिफाई हो लीजिएगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ हमने देखा 175 गीगावाट यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। कुसुम परियोजना, हालांकि अभी 2022 ईस्वी तक लक्ष्य है, 2030 ईस्वी तक इसे 450 गीगावाट बढ़ाकर कर दिया गया, ठीक है। यानी आप इसे नया वाला डाटा को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि 2022 तक गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट तक होगा और 2030 ईस्वी तक 450 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य गैर परंपरागत स्रोतों से। कुसुम परियोजना द्वारा सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन से किसानों को पूरक आय भी प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, गुजरात जो कि तटीय राज्य हैं, वहां पर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर क्षेत्रीय जरूरतों को पूर्ति की जा सकती है। यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री स्थापित किए गए, यहाँ पर पवन ऊर्जा को स्थापित कर दीजिए। समुद्र के किनारे हो, वैसे राज्य जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर समुद्री ऊर्जा वहाँ पर उत्पादित की जा सकती है, और वहाँ की जो क्षेत्रीय जरूरतें हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे हैं, तो उनको वहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है एनर्जी का। इससे क्या होगा, किसानों की आत्महत्या के मामले में एक कमी आएगी, क्योंकि किसानों को अतिरिक्त आय का उत्पादन होगा। अभी जो हमने कुसुम परियोजना के ऊपर में हमने डिस्कस किया, जिसमें खेतों की मेड़ों पर सौर प्लांट स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई किसान है, खेती कर रहा है, उसके पास इतना खेत है, तो खेत की मेड़ों पर अगर सौर प्लांट स्थापित कर देता है तो उसे कितनी फायदा होगी। एक तो वहाँ पर उससे खेतों के लिए बिजली प्राप्त हो जाएगी, दूसरा होगा कि वो जो अतिरिक्त एनर्जी उसके पास प्रोडक्शन होगा, उस एनर्जी को अगर सेल करेगा मार्केट में तो उसे अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी, किसानों की आय भी दुगनी होगी और कृषक वर्ग जो है वह खुशहाल होंगे। तो इससे हमारे देश का एक कृषक वर्ग भी लाभान्वित होंगे, और अगर इंडस्ट्री इससे लाभान्वित होगी, क्योंकि पवन ऊर्जा हो या फिर समुद्री ऊर्जा हो, यहाँ पर उत्पादन के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यह हमने प्रश्न का मॉडल आंसर देखा। अगर वर्तमान स्थिति देखें गैर परंपरागत सेक्टर में, गैर परंपरागत ऊर्जा में, तो भारत का जितना भी एनर्जी उत्पादन हो रहा है उसका 38% जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा से वर्तमान समय में प्रदान किया जा रहा है। भारत में वर्तमान समय
समय में कुल ऊर्जा उत्पादन जो है वह 373 गीगावाट है। 373 में आपका 136 गीगावाट जो है वह गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। अगर वर्ल्ड के फिगर में देखें तो 2019 के जो सूचकांक आए थे उसके अकॉर्डिंग नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो स्थान पूरे विश्व में है वह चौथा स्थान है। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व का चौथा स्थान रखने वाला देश है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अनेक संभावनाएं हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एशिया का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट, सौर पावर प्लांट बनाया गया, वह इसके क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। तो इन सभी सरकार के द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं आप इसमें शामिल करिए। चूंकि यहाँ पर सीमित शब्दों में लिखना होता है तो एक ही मॉडल आंसर में सरकार के सभी कार्यक्रमों को शामिल करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आप अधिक से अधिक इनिशिएटिव्स को आप याद रखिए। एग्जाम में हो सके तो पॉइंट वाइज सिर्फ या फिर आप चार्ट में सरकार के सारे इनिशिएटिव को लिखकर आप वहाँ से निकल सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, अब निष्कर्ष देख रहे हैं क्योंकि हमने सभी एक्सपर्ट्स को डिस्कस कर लिया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन के सीमित स्रोतों व ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वह है अक्षय ऊर्जा के स्रोत। और स्वच्छ ऊर्जा के भी स्रोत हैं, यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त हो पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। अतः सरकार को चाहिए कि बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि के प्रयोग हेतु जन जागरूकता अभियान चलाए तथा व्यवहारिक प्रयोग पर बल दे। किफ़ायती व वहनीय मूल्य पर तकनीकी उपलब्धता की दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब ऊर्जा के संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें प्रमुख जो रोड़ा है वह इसकी तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, व्यापक पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वह तकनीकी को उपलब्ध कराए सस्ते दाम पर, ताकि जैसे फल मंडियों में हो गया, फिर सब्जी मंडी है, वहाँ पर बायोगैस बायोमास प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। रूफ टॉप कार्यक्रम के तहत जो सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, तो तकनीक होगी तब ना सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इस क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कदम उठाए, और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। उपर्युक्त में जो हमने सरकार के इनिशिएटिव को देखा वो इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलों का ही वह रिजल्ट है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में, आज के मॉडल आंसर के रूप में हमने गैर परंपरागत ऊर्जा की डिफिनीशन को देखा। गैर परंपरागत के कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं इसे हमने देखा, भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्य को देखा, भारत सरकार की उपलब्धियों को देखा, और अंत में हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, और सरकार को इस दिशा में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो आज का हमारा मॉडल आंसर संपूर्ण हुआ। इसके अलावा भी कुछ नए इनिशिएटिव अगर आपको लगे कि महत्वपूर्ण है तो आप मॉडल आंसर में अवश्य शामिल करिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो इस टॉपिक से संबंधित तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।